अब सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा भाग 10। अरुण क्षितिज के स्कूल से बाहर आकर कुछ देर खड़ा बच्चों को स्कूल से जाते हुए देखता रहा। वह शहर का सबसे नामी स्कूल था, तो जाहिर सी बात है बच्चों के आने के साथ शानदार गाड़ियों की कतार, सजे धजे चमकते चेहरे ज़्यादातर नजर आ रहे थे। पर अरुण को तो उन मासूम बच्चों की स्वच्छंद खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। वह उन्हीं के भोलेपन को निहारता हुआ कुछ देर सोच रहा था। अरुण अपनी कार का टेक लिए सीने पे हाथ बांधे अब उसी ओर टकटकी बांधे देखने लगा। तभी मोबाइल की रिंग से उसकी तंद्रा टूटी और वह पलट कर आवाज की ओर देखता है। अब ठीक उसके बगल में उसे राजवीर दिखता है, जिसके हाथ का मोबाइल अभी भी बज रहा था। वह अरुण की ओर मोबाइल बढ़ा देता है, जिसे उठाते ही उस पार से आकाश की आवाज़ गूंजती है, जो उसे तुरंत ऑफिस आने को बोल रहा था। अरुण उसकी बात का विरोध करते हुए कह उठा, भैया मैं थोड़ी देर में ऑफिस आता हूँ, अभी मैं जीएस कॉलोनी जाना चाहता हूँ। जीएस कॉलोनी का नाम सुनते निश्चित रूप से आकाश भड़क उठा था। आप चाहते हैं तो मैं यही बात डैड से पूछ सकता हूँ, पर मुझे वहीं जाना है अभी। फ़ोन शायद काट दिया गया। उसके बाद उसी मोबाइल से वे अपने डैड को कॉल लगाने लगता है। कुछ देर उनका बिजी नंबर आता है, फिर उसके द्वारा फ़ोन उठाते ही वे कहते हैं, तुम कहीं भी जाना चाहते हो तो बाद में जाना, अभी तुरंत ऑफिस आओ। उनके हुक्म के बाद अरुण अब मोबाइल राजवीर को पकड़ाते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? वो बड़े साहब ने आपको साथ लाने को कहा था, आपका मोबाइल भी नहीं था आपके पास, इसलिए आपको ढूंढता यहाँ चला आया। ओह, तो डैड तुम्हें मेरा मोबाइल बना के मुझे ट्रैक करना चाहते हैं। अरुण समझ चुका था कि उसके अकेला कहीं भी खुद ड्राइव करके चले जाना उसके पिता को कभी नहीं सुहाता था। ना ही वे मोबाइल रखता और ना ड्राइवर, यहाँ तक कि किसी भी सुरक्षा मानक का पालन भी नहीं करता। शायद इसी कारण वे किसी भरोसे वाले आदमी को उसके साथ हमेशा रखते थे। तो चलो पालन करो बड़े साहब के हुक्म का, फीकी हंसी के साथ कहता हुआ अरुण पीछे जाकर बैठ जाता है और राजवीर ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। राजवीर की कार स्टार्ट करते ही अरुण कहता है, राजवीर मैं जीएस कॉलोनी जाना चाहता हूँ। राजवीर ब्रेक पर पैर लगाए लगाए ही धीरे से हिचकते हुए कहता है, वो बड़े साहब का हुक्म था कि आपको सीधे ऑफिस लाया जाए। इस पर खुद पर ही हंसता हुआ अरुण सिगरेट सुलगाते एक गहरा कश भीतर से लेकर बाहर छोड़ते हुए कहता है, ले चलो जहाँ, हम भी तुम्हारी तरह हुक्म के गुलाम ही हैं। कहते हुए अरुण ठसक भरी हंसी लेता जल्दी जल्दी कश लेता रहा, क्योंकि स्कूल के सामने खड़े होने से वे बहुत देर तक सिगरेट भी नहीं निकाल पाया था। राजवीर सच में बड़े साहब के हुक्म का गुलाम था, इसलिए वह इस वक्त चाह कर भी अरुण के मन चाहे गंतव्य में नहीं ले जा सका। अब वे ऑफिस की ओर कार मोड़ लेता है। और राजवीर, तुम्हारी बहन की मंगनी ठीक से हो गई? हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल, आपको याद है? हाँ सर, आपकी वजह से बिल्कुल ठीक अच्छे से हो गई। आपने तो मुझे छुट्टी देने के साथ पैसों से भी इतनी मदद कर दी कि किस मुंह से आपको धन्यवाद कहूँ समझ नहीं आता। वो सब छोड़ो, अब शादी की तैयारी करो, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राजवीर ने स्टीयरिंग घुमाता घुमाता मुस्कुराते हुए हामी भरता है। इस वक्त आकाश अपने पिता के केबिन में मौजूद था और मौजूदा कोई मुश्किल उन्हें बता रहा था। डैड, उसका नाम कुबेर है और नाइट शिफ्ट के वक्त उसके भाई का एक हाथ मशीन में आने से वह घायल हो गया। शायद उसकी उंगली काटनी पड़ी। हमने बहुत कंपनसेशन ग्राउंड पर उसका इलाज कराया और उसे बीमा के रुपए भी दिलाए, पर बात अब कुछ और हो चुकी है। इससे पिछली बार भी उसी मशीन में किसी अन्य मजदूर का हाथ आया था और सेम उसकी उंगलियां काटनी पड़ी थी ताकि जहर उसके जिस्म में ना फैले। अब ये सब उस मशीन को ही अभिशप्त मानने लगे हैं और कोई भी उस मशीन पर काम नहीं करना चाहता। कुछ उसे बदलने का मैनेजमेंट पर जोर दे रहे हैं, जबकि ये मशीन हमने यूरोप से मंगाकर लगवाई हुई। और कुबेर इसी बात पर सबसे ज़्यादा हंगामा मचा रहा है डैड। आकाश की बात बहुत ध्यान से सुनने के बाद सेठ घनश्याम बेहद सूक्ष्म भाव से कहते हैं, तो वो चाहता क्या है? हम उस मशीन को बदल दें, वो ये चाहता है। कौड़ियों में जीने वाला मजदूर चाहता है कि हम उसके लिए करोड़ों की मशीन बदल दें। मूर्ख है सब। आकाश, उसका इंतज़ाम कर दो, क्योंकि मजदूर एक के बदले 4 मिल जाएंगे, और उस मशीन पर नई भर्ती लगवाओ।
डैड, मैंने सोचा है अगर मैनेजमेंट की ओर से उसे छटनी से निकाल दिया जाए तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ तो कर दो, मुश्किल क्या है इसमें। मैनेजिंग कमेटी में अरुण भी है और वह किसी भी हाल में इस पर साइन नहीं करेगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं डैड। बेहद सख्त भाव से आकाश अपनी बात खत्म करता है। इस पर शांत होते वे कुछ सोचते रहे, तभी फिर आकाश अपनी बात आगे कहता है। और ऊपर से इस वक्त जीएस कॉलोनी जाने की जिद लगाए बैठा है। वो तो मुझे सही समय पे पता चल गया और मैंने उसे तुरंत यहाँ बुलवा लिया। इसके लिए वो तो आपको ही फ़ोन कर रहा था, पर उससे पहले ही मैंने आपको सब बता दिया। इस बात पर सेठ घनश्याम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए और जल्दी से कह उठे, नहीं आकाश, उसे वहाँ जाने से रोको। बड़ी मुश्किल से 4 साल अब्रॉड रखकर उसकी मानसिकता बदलने की कोशिश की, पर लगता है सब बेकार रहा। अब अगर वहाँ भी गया तो ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। फिर आपको लगता है डैड हम इसे रोक पाएंगे? आकाश प्रश्न करता अपने पिता की ओर देखता रहा और वह अजीब भाव से इधर उधर देखते खुद को संयत करते रहे। जब सेठ घनश्याम असहज हो जाते तब तुरंत ही वे सिगार सुलगाकर उसके कष्ट से अपने भीतर के इंसान को काबू करने की कोशिश करने लगते। और इस वक्त भी उनका यही हाल था। अरुण की जिद और उनका स्वभाव उन्हें ऐसे ही कई बार असहज कर जाता। इस बार वे जीएस कॉलोनी जाना चाहता था, जो वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। जीएस कॉलोनी असल में घनश्याम कॉलोनी थी, जिसे उन्होंने ही मजदूरों के लिए बसाया था। वहाँ उनके लिए हेल्थ सेंटर से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक था, पर फिर भी थी तो वे गरीबी और लाचारी की बस्ती, जहाँ वे अरुण जैसे संवेदनशील लड़के को कतई नहीं जाने देना चाहते थे। उन्हें अच्छे से आभास था कि वहाँ का माहौल कहीं फिर से अरुण के अंदर के भावात्मक इंसान को पूरी तरह से न जगा दे, जिसे बड़ी मुश्किल से वे हमेशा दबा कर रखते थे। उनकी नज़र में गरीबी, लाचारी, मजबूरी सब किसी लाइलाज बीमारी की तरह थी, जिसे उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी ने भी इसे बदलने की कोशिश नहीं की। उनका निजी अनुभव कहता था कि ये सब वक्त में फ़ायदा उठाने की चीज़ है, और अगर ऐसा ना होता तो आज तक नेताओं की वोटों की राजनीति हो या उद्योगों की भरमार, सब इनसे फ़ायदा ही तो उठाती आ रही हैं, पर किसी ने इसे बदलने या ख़त्म करने की असल कोशिश तो कभी नहीं की। पर कहाँ पर अरुण अलग था, इसलिए कभी कभी उसको लेकर वे डर जाते कि उसकी मानसिक अवस्था पर ये सब कहीं असर न डाल दे। केबिन में दस्तक के साथ अरुण वहाँ दाखिल होता है। आओ आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। उसके पिता जबरन अपने चेहरे के भाव सहज करते उसे बैठने का संकेत करते हैं। हम बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि तुम उसे पूरी तरह से लीड करो। आखिर सिडनी से हाईली मैनेजमेंट की डिग्री लेकर लौटे हो तुम, तो करोड़ों को अरबों में बदलना बखूबी सीखा होगा तुमने। उसके पिता बेहद दिलचस्पी से अपनी बात रखते हैं। आकाश भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है, हाँ अरुण, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। देखना, एक बार शुरू करोगे तो खो जाओगे उसमें। मैं खुद को खोना ही तो नहीं चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ खुद को। अरुण बेहद गंभीर भाव से कहता हुआ बारी बारी से अपने पिता और भाई की ओर देखता हुआ आगे कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस करोड़ों को अरबों में बदलने के बजाय हम इस पैसे को ह्यूमन वेलफेयर के लिए लगाएं तो कहीं ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ह्यूमन वेलफेयर? क्या मतलब? आकाश मुड़कर उसे घूरता हुआ कहता है, जबकि उसके पिता सिगार का धुआं उगलते हुए कहीं सोच में गुम हो गए थे। हाँ, ह्यूमन वेलफेयर, और इसकी शुरुआत मैं जीएस कॉलोनी के अपने मजदूरों के लिए करना चाहता हूँ, ताकि उनके बच्चों को हाईली एजुकेशन के लिए भटकना न पड़े। ये उन्हें किसी अधिकार की तरह मिले, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। अगर किसी मजदूर का परिवार इस तरह खुशहाल होगा तो उनका मानसिक स्तर अपने आप बेहतर होगा। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो क्या कमी है वहाँ पर? सब कुछ तो दिया हुआ है उन्हें। आकाश की बात का विरोध करता हुआ वह आगे कहता है, मैं प्राथमिक ज़रूरतों की बात नहीं बल्कि उनकी अंतरिम ज़रूरतों की बात कर रहा हूँ। अब अरुण की बात से आकाश अपने पिता की ओर देखता है, जो अभी भी सिगार के धुएं में कुछ सोचने में लगे थे। ये सब आकाश की बात अधूरी काटते हुए अब उनके पिता बीच में जल्दी से बोल उठते हैं, हाँ आकाश, ये बहुत बेहतर है।
तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत के लिए इस प्रोजेक्ट डील को यहीं कैंसिल कर दें। लो, तुम इस पेपर पर साइन कर दो, इससे ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर तुम उसके बाद अपने मन की कर सकते हो। क्यों अरुण? आकाश को अपने पिता द्वारा इस तरह अरुण की बात मान लेने पर बेहद आश्चर्य हो रहा था, पर वह करता भी क्या। वह देखता है कि उनकी बात से अरुण के चेहरे पे एक शांत मुस्कान आ गई थी, जिससे वे अपने पिता द्वारा दिए किसी पेपर पर चुपचाप साइन भी कर देता है। थैंक्स डैड, मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएंगे। अरुण की बात पर उसके पिता सिगार बुझाते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। इसलिए डैड, मैं एक बार जीएस कॉलोनी जाना चाहता था, ताकि उनकी ज़रूरतों को मैं नज़दीक से समझ सकूं, तभी उनके लिए मैं और कुछ बेहतर कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, चले जाओ, बल्कि साथ में आकाश भी जाएगा तुम्हारे। क्यों आकाश? जी बिल्कुल। आकाश एकदम से अपने पिता के बदले रूप से आश्चर्यचकित हो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पिता और उनकी इस बकवास पर कैसे इतनी आसानी से हामी भर सकते हैं। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नया केबिन देखो। मैंने बहुत मन से उसे तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। आकाश, तुम दीपांकर को बुलवा कर पहले उसे उसका केबिन दिखवा दो, और वहाँ 1 घंटा तो लग ही जाएगा। फिर उसके बाद तुम जीएस कॉलोनी अरुण के साथ चले जाना। क्यों अरुण, आप सब ठीक है ना? अपने पिता के सहज भाव से हर्षित होता अरुण हाँ में सर हिलाता हुआ उठ जाता है। आकाश तब तक दीपांकर को बुलाकर अरुण को उसके साथ भेज देता है। उनके जाते अब फिर से पिता पुत्र अकेले थे उस केबिन में। पर अब जहां आकाश के चेहरे पर ढेरों प्रश्नात्मक चिन्ह तैर रहे थे, वहीं उसके पिता अब कुछ सामान्य नजर आ रहे थे। आखिर मन का गुबार निकालता हुआ वह कह ही देता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी डैड कि आप अरुण के बेटों की बात मान जाएंगे। इस पर वे इत्मीनान से कुर्सी से पीठ टिकाते हुए एक पेपर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, पहले ये देखो। आकाश उस पेपर को देखता है जिस पर अभी अभी अरुण का साइन उन्होंने लिया था। ये तो डैड, हाँ, जो काम हर अरुण से आसानी से करवा सकते हैं, उससे जिद करके नहीं करवा सकते। अब जब वो खुद इस पेपर पर अपना साइन कर चुका है, तो अब आसानी से उस मजदूर को निकाल बाहर कर सकते हो। और रही बात जीएस कॉलोनी जाने की, तो मैं आज रोक सकता हूँ, पर कल तो नहीं। वह कभी भी वहाँ जा सकता है, और अगर मैं इसमें अपनी परमिशन जोड़ दूँ, तो कम से कम वह जो कुछ भी करेगा उसकी हमें खबर तो होगी। इसलिए मैंने उसे केबिन देखने में इंगेज किया, ताकि तब तक तुम वहाँ कुछ भी ऐसा ना रहने दो जो उसके संवेदनशील मन पर अपना फ़र्क डाल सके। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस डैड, बिल्कुल समझ गया अच्छे से। इसलिए तो मैं मानता हूँ कि मैनेजिंग की असल पढ़ाई तो मैंने आपसे सीखी है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर कल को अगर अरुण तक ये बात मजदूर पहुँच भी गया, तो हम उसी का साइन किया पेपर उसे दिखा देंगे कि सब कुछ आखिर उसी की मर्जी से तो हुआ है। इस बात पर दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देख लेते हैं। जीएस कॉलोनी में आकाश को याद नहीं कभी वह गया भी हो। उसके लिए गंदी बस्ती थी, जहाँ उसके जैसे व्यक्ति को होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज अरुण की वजह से वह वहाँ आया था। उसने अपने आदमियों के जरिए अरुण के पहुँचने से पहले ही बीमार, बूढ़े और शिकायती लोगों को हटवा दिया था, क्योंकि वह किसी भी तरह का झंझट नहीं चाहता था। उसने पहले से ही उस बड़ी कॉलोनी में अपने जाने की दिशा तय कर रखी थी कि वहाँ तक कार से वह अरुण को सभी का मुआयना करने देगा। कार में आगे ड्राइवर और उसके बगल में दीपांकर था, तो पीछे अरुण और आकाश बैठे थे। यूँ तो आकाश कभी अपनी सिक्योरिटी टीम के बिना कहीं नहीं जाता, इसी कारण उसके साथ एक अन्य कार ज़रूर रहती। पर अरुण आज इन सब ताम झाम के साथ वहाँ नहीं जाना चाहता था, तो न चाहते भी आकाश को भी वो सब कुछ छोड़ना पड़ा। आकाश कॉलोनी में घुसते ही उसे वे चमकता हुआ बोर्ड दिखाता है, जिसमें कॉलोनी का नाम बोल्ड अक्षरों में छपा था। उसका मानना था कि बाहरी छवि हमेशा उत्तम होनी चाहिए। उसके बाद वह हेल्थ सेंटर में से भी कार निकलवाता है, जहाँ से गुजरते तो डॉक्टर तुरंत बाहर आकर उनका अभिवादन करते हैं। साथ ही कुछ आदमी तुरंत ही कॉलोनी के रख रखाव पर कसीदे पढ़ने लगते हैं। अरुण जिस विश्वास से अपने भाई के साथ उन नज़ारे को देख रहा था, वह नहीं जानता था कि ये सब उसे दिखाए जाने वाले नज़ारे हैं,
पर वास्तविक बिल्कुल भी नहीं। मुस्कुराते चेहरे, साफ सुथरे कपड़ों में खेलते बच्चे, खिलखिलाती औरतें, काम से संतुष्ट वर्कर, फिर दुख तकलीफ तो दिखी ही नहीं वहाँ। तो अरुण अब चले, जो तुम्हें देखना था तुम देख चुके हो। एक आखिरी नज़र वे बाहर की ओर डालता हुआ अपने बगल में बैठे अरुण से कहता है, जो कार के रुके होने पर बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देख रहा था। उसने आकाश की बात सुनी ही नहीं और झट से कार से उतर गया। आकाश उसे रोकता रह गया और वह पल में उन बच्चों के पास पहुंच गया, जो उन्मुक्त होकर पार्क की मिट्टी में फिसल पट्टी से होकर गिर जाते थे और फिर खिलखिलाकर हंस उठते। अरुण ने देखकर मुस्कुरा उठा। एक लड़के पर उसकी नज़र जाती है, जो अपनी छोटी बहन को बड़े प्यार से झूला झुला कर मुस्कुरा रहा था। तो वहीं किनारे एक महिला एक नन्हे बच्चे को बहला बहला कर खाना खिला रही थी। वह बच्चा बार बार इधर उधर मुंह घुमाकर माँ को तंग कर रहा था। वह महिला देख भी नहीं पाई और अरुण उसके पास आता उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। जहाँ वह बच्चा और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं, वहीं आकाश के इशारे पर दीपांकर भागता हुआ आता है, लेकिन अरुण के इशारे पे उसे पीछे हटना पड़ता है। वह महिला हैरानगी से मुंह खोले अब खड़ी थी। ये दृश्य उसकी कल्पना से भी परे था। मालिक के साफ कपड़ों में उस बच्चे के गंदे धूल भरे पैर के निशान पड़ गए थे। ये देखते हुए बुरी तरह से घबरा गई, पर इन सब के विपरीत अरुण उस बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठाए अपने रुमाल से उसका चेहरा पोंछता हुआ उसकी माँ के हाथ से कॉल लेकर बड़े प्यार से उसके मुंह में रख देता है। वह बच्चा भी चुपचाप वह कॉल ले लेता है। पता नहीं हैरानगी थी या डर, वह बच्चा मुंह में कौर तो ले लेता है पर उसे चबाना ही भूल गया था। आकाश ये सब तमाशे की तरह देख रहा था। उसका तो अपना सर धुनने का जी हो आया था। जिन छोटे लोगों को वह अपने बगल से गुजरते नहीं देख सकता था, वो उन्हें अरुण अपनी गोद में उठा लिया था। अरुण की यही सब बातें दोनों भाइयों को आपस में बहुत अलग करती थी। अब उसे वहाँ घुटन हो रही थी। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। वह फिर कसकर घूर कर दीपांकर को देखता है और दीपांकर किसी तरह से हिम्मत करता अरुण के पास आता, उस बच्चे को उसकी गोद से लेता हुआ फिर से उसकी माँ को सौंपता। वह जबरन ही मुस्कान के साथ कह रहा था, बहुत प्यारा बच्चा है, लो खिलाओ इसे, बेचारा थोड़ा डर गया है। अब अरुण की ओर देखता हुआ कहता है, सर अब स्कूल देख लीजिए। हाँ ठीक है, कहता हुआ अरुण पैदल ही आगे चलने लगा। ये देख आकाश की हालत और ख़राब होने लगी। वे पल भर भी अपने एयर कंडीशनर माहौल से निकलना नहीं चाहता था, पर क्या करता। आज तो अरुण की वजह से उसे पैदल ही जाना पड़ रहा था। वे तीनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं तो कार थोड़ा आगे पार्क करता है, ड्राइवर वहीं ठहर जाता है। आकाश उस माहौल पर अपनी सख्त नज़र को छुपाए ने अब काला चश्मा अपनी आंखों पे चढ़ा लेता है। दीपांकर उसके आने की सूचना पहले ही दे चुका था, इसे सभी टीचर और बच्चे उसका स्वागत करने पहले से ही तैयार थे। अरुण आगे था और उसके पीछे आकाश, जबकि दीपांकर बाहर खड़ा था। अरुण के अंदर आते आकाश कुछ दूर कोई हलचल महसूस करते दीपांकर को उधर भेजकर अरुण के पास चल देता है। अरुण अब बच्चों के बीच पहुंचकर उनके जैसा हो गया था। कोई बच्चा अति उत्साह में उसे अपनी कॉपी दिखा रहा था तो कोई कविता सुनाने लगा। अरुण भी अपनी ओर से बढ़ चढ़कर उनका उत्साह वर्धन कर रहा था, जबकि आकाश इन सब से बुरी तरह से उकताया हुआ लग रहा था, पर चाह कर भी उसे जाहिर नहीं कर पाया कि तभी दीपांकर आकर उसके कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनते आकाश के चेहरे की हाव भाव बदल जाते हैं। आकाश और अरुण का आना सुनकर कुबेर और उसके जैसे दूसरे वर्कर अपनी शिकायत सीधी दर्ज कराने आ रहे थे। इस स्थिति से निपटने आकाश तुरंत भूमिका बनाते हुए अरुण के पास पहुंचता है, जो अब अपने साथ लाए सामान उनमें वितरित करता हुआ कह रहा था, बच्चों ये किताबें नहीं सौगातें हैं, यही तुम में नई सोच और नई उत्साह का संचार करेगी, तुम्हारी दुनिया का विस्तार करेगी, इसलिए खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। अरुण की बात पर आकाश बीच में आता हुआ तुरंत कहने लगा, हाँ पढ़ो, और इसके बाद तुम लोगों को जो कुछ भी ज़रूरतें रह गई हैं वो सभी बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएंगी। अब हम चलते हैं ताकि तुम लोग अपना क्लास कंटिन्यू कर सको। आकाश पूरे नाटकीय भाव से अपनी बात कहता अरुण को भी वापस लौटने का संकेत देता है। आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, आप फिर से आएंगे ना?
एक बच्चा आगे बढ़कर अरुण की ओर देखता हुआ कहता है, तो अरुण भी उसके सामने झुककर बैठता हुआ दोनों हाथ से उसके चेहरे को थामते हुए कहता है, बिल्कुल बेटा, ज़रूर आएंगे और इस बार तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सरप्राइज भी होगा। अरुण की आंखों की स्नेहपूर्ण विदाई बच्चों का मन जीत ले गई, जबकि आकाश अपनी बात कहकर कब का आगे निकल चुका था। आकाश की जल्दबाजी से अरुण को भी उसके साथ तुरंत ही निकलना पड़ा। तो कैसी लग रही है कहानी आपको? तो सुनते रहें बेइंतहा सफ़र इश्क का। इस कहानी में बने रहने के लिए इस कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।